भारत जिसे कभी सोने की चिड़िया कहते थे, इसकी अपनी एक अर्थव्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, एक आत्मनिर्भर स्वावलंबी देश था। समाज की ऐसी व्यवस्था थी कि हर वर्ग अपने अपने कर्म में लिप्त होकर एक दूसरे पर निर्भर कर सुखी जीवन बिता रहा था। मानवता का इतिहास बतलाता है कि मानव सभ्यता का जहाँ विकास हुआ उसमें नदियों का अपना इतिहास है। नदियों के साथ मनुष्य की सभ्यता आगे बढ़ी, क्योंकि जल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी के किनारे किनारे मनुष्य आगे बढ़ा। यही कारण है कि गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र तथा भारत की अन्य नदियाँ, बाहर भी चाइना में पीत नदी, येलो रिवर, मिडल ईस्ट में एफ्रात, दक्षिण अमेरिका में अमेज़न आदि नदियों के किनारे किनारे, यूरोप में राइन, टेम्स, इन नदियों के किनारे सभ्यता पनपी और आगे बढ़ी। विश्व की इकोनॉमी, खास करके भारत की अर्थव्यवस्था के बिगड़ने के 3 कारण हुए। नदियों ने अपना कोर्स बदला, नदियों में धीरे धीरे सिल्टिंग होती गई, तो उसके किनारे के जो बसे हुए शहर तिजारत के केंद्र थे, वो धीरे 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 नष्ट हो गए। यही कारण था कि जो हमारी ग्रामीण सभ्यता थी और गांवों में जो कारीगर काम करके बाजार नदियों के माध्यम से खोजते, नदियों किनारे के एक शहर के द्वारा, वो नष्ट हो गया। दूसरा, आधुनिक ज़माने में जब शहरों में औद्योगिकरण हुआ, खास करके ब्रिटिश पीरियड में, शहरों में उद्योग लगे तो रोजी रोटी की खोज में ये हमारे कारीगर शहर रोजी खोजते हुए पहुंचे। उनकी कला भी धीरे धीरे खत्म हो गई। तो नदियों का कोर्स बदलना, गांवों के कारीगरों का शहर की ओर पलायन और शिक्षा की व्यवस्था विकृत हो गई। इसकी वजह से जो हमारी प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो नष्ट हो गई। भारत कृषि प्रधान देश रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। आधुनिक शिक्षा
जब जोर पकड़ी और गांव से नौजवान लड़के लड़कियां जब शहर की तरफ शिक्षा की खोज में बढ़े तो गांव में लौटे नहीं। गांव धीरे धीरे खाली होते गया। गांव में या तो बुजुर्ग या जो पढ़े लिखे नहीं रहे या खेती से जिनका अतीव लगाव है और उतनी शिक्षा नहीं हुई कि शहरों में जा करके धक्का धुक्की करके टीक सके, वो फिर गांव में रह गए। तो गांव का आदमी शहर की जाके आबादी बढ़ाया, शहरों की समस्याएं हुई, गांव में की सुविधाएं शहर में नहीं थी, शहर की सुविधाएं गांव में नहीं थी, इसलिए पलायन भी स्वाभाविक था। अब पिछले आज़ादी के बाद देश की ऐसी प्लानिंग नहीं हुई कि गांव का भी उसी अनुपात में विकास होता जिस अनुपात में शहरों का हुआ। और ये आधुनिक शिक्षा जिसकी कोई फिलॉसफी नहीं, जिसकी कोई पॉलिसी नहीं, और प्राचीन इस शिक्षा पद्धति में कोई ऐसा विचार नहीं हुआ कि जो हम पढ़ाई करा रहे हैं इसका फायदा क्या है। तो 10+2 के बाद 12वीं के बाद अगर बच्चा कॉलेज में नॉन टेक्निकल एजुकेशन के लिए जाता है और उसके शिक्षा का डायरेक्शन स्पष्ट नहीं है कि हम लैंग्वेज में यहाँ तक पहुँचेंगे, सोशल साइंसेज में यहाँ तक पहुँचेंगे, और केवल बीए और बीकॉम हो करके रह गया, कोई धंधा नहीं मिला, फिर कृषि पर बोझ पड़ गया गांव में जाकर। तो शहर में जाकर के बैठ करके पढ़ा हुआ बच्चा गांव के काम के लिए बेकार हो गया। तो खेती पर बोझ बढ़ते गया, समाज में विकृतियां भी उससे आईं, युवा वर्ग में निराशा भी। इसलिए प्राउत इस विषय पर बहुत ही चिंतित है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी सरकारी नौकरी या नौकरी खोजता है, क्योंकि पढ़ने का मतलब नौकरी करना, और इसके लिए कोई सेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं कि हमारे देश में इतने पढ़े लिखे लोग अगर होंगे तो उनका बंटवारा पॉपुलेशन वाइज हम धंधे वाइज कैसे करेंगे। इस प्रकार की स्पष्ट नीति नहीं होने की वजह से देश बेकारी का शिकार है। प्राउड का इस पर स्पष्ट चिंतन है कि हमारे आबादी का 30 से 40% एग्रीकल्चर पर, कृषि पर निर्भर होना चाहिए या हो सकता है। खेती पर जितनी आबादी का वजन लेने के लिए सामर्थ्य है वो है 30 से 40% की आबादी के लिए। अधिक निर्भरशीलता बढ़ेगी, असंतोष होगा और आबादी को दिक्कत पड़ेगी। इसलिए कृषि पर 30 से 40% ही निर्भरशीलता होनी चाहिए। आबादी का 20% एग्रो इंडस्ट्री पर,
दुर्भाग्य है इस देश का और खास करके किसानों का कि किसान फसल के टाइम में मजबूर होकर सस्ते रेट पर अपनी फसल उसी समय बेच देता है। जैसे आलू के टाइम में आलू, प्याज के टाइम में प्याज, चावल के टाइम में चावल और गेहूं की फसल पर गेहूं। किसान को उसमें पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि फसल जब कटी तो किसान अपनी फसल को लहलहाते हुए देख करके खुश होता है कि फसल कटने के बाद हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करें। तत्काल उसको पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी जो पूंजी होती है उसको फसल में लगा दिया होता है। पहले वाली आज खेती भी नहीं है, बगैर सिंचाई के कोई फसल नहीं होती, बगैर खाद और पेस्टिसाइड के कोई खेती नहीं होती, कोई फसल नहीं होती। इसलिए अपनी सारी पूंजी जमीन में डालकर प्रकृति और मौसम के भरोसे आकाश की तरफ आंखें लगा करके किसान देखता रहता है। लेकिन किसान की दृष्टि फसल पर है और जो बिचौलिए शोषक हैं उनकी फसल किसान की दयनीय दशा पर है। या तो चतुर व्यापारी पहले ही किसानों को जाकर के एडवांस कर देता ताकि आसानी से उसको सस्ते रेट पर अनाज तुरंत मिल जाए। जैसे हमने देखा है हिमाचल में सेब उगाने वाले किसानों को जब फसल खराब होती है तो बड़े आढ़तिये उनको पैसा एडवांस कर देते हैं कि अगली फसल जब अच्छी होगी तो हमको ही वो फसल मिलेगी। तो किसान के दुर्दिन में ऐसे चतुर लोग पैसा इन्वेस्ट करके किसान को मजबूर करते हैं सस्ती फसल लेने की। देश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, किसानों की कोई कोऑपरेटिव नहीं, किसानों के लिए कोई ऐसा बैंक नहीं जो उनकी क्रॉप पर उनको एडवांस करे। किसानों की वो साख नहीं जैसे एक उद्योगपति की साख है। इसलिए प्राउड का कहना है कि अगर देश में खुशहाली चाहते हैं, अगर व्यवस्था प्रशासन किसानों का शुभचिंतक है तो कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, ताकि एक उद्योग को जो सुविधाएं मिलती है किसानों को भी वो सुविधा मिले। दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि किसानों में संगठन नहीं है। इस देश का किसान ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कांग्रेसी है, बीजेपी है, कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, सपा है, बसपा है, लेकिन किसान किसान नहीं। तो किसान में अगर ये संगठन होता, सभी किसान एक होते तो उनका कोई संगठन होता, उनकी कोई आवाज़ होती तो उसकी सुनवाई पड़ती। क्योंकि संघे शक्ति कलौ युगे। तो अगर कृषि को उद्योग का दर्जा दे दिया जाए तो देश का किसान और किसान का बेटा जो पढ़ा लिखा है वो भी किसानी के लिए गांव में जाना पसंद करता है।